गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ पूजा हेयर। आज का अपडेट रिगार्डिंग है डिमांड ऑफ डावरी से। और ये वाला जो केस है ना, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप एडवोकेट हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप जुडिशियल एस्पिरेंट हैं। ये केस डेफिनेटली आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में, इवन एआईबी के एग्ज़ाम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। इस केस में एक फैक्ट के ऊपर जो कि प्रूव नहीं हो पाया था, एक्विटल हो गया था पेरेंट्स इन लॉ का। नॉर्मली आपने देखा होगा, जब भी डाउरी डेथ का केस लगता है उस चीज़ को प्रूव करने में ना बहुत मतलब अगर फैक्ट्स प्रूव हो जाते हैं, एक तो देखिए सबसे पहले डाउरी का जब केस लगता है तो उसके साथ 113B की प्रिजम्पशन ऑटोमेटिकली चलती है, तो उससे प्रोसिक्यूशन का बर्डन तो रिलीज हो जाता है। अब वो सारा बर्डन किस पे आ जाता है? अक्यूज पे। तो जिसके कारण होता क्या है कि आपको अपने फैक्ट प्रूव करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था और किस बेस पे पेरेंट्स इन लॉ का एक्विटल हुआ, वो हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले केस रिलेटेड है, सबसे पहले आप डाउरी का देखिए, इस केस में एक्चुअली हुआ क्या था, सबसे पहले वो समझिए। पेरेंट्स इन लॉ जो गर्ल है उसने सुसाइड, उसकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो जो लड़की के पेरेंट्स हैं उन्होंने केस डाल दिया पेरेंट्स इन लॉ एंड हस्बैंड पर, किस चीज़ का? डाउरी डेथ का, 304B का। बोले कि ये कंसिस्टेंटली डिमांड कर रहे थे किस चीज़ की? 50,000 रुपीज़ और एक मोटरसाइकिल की ऑन द बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड। मतलब लड़की ने बेटा पैदा किया था, तो उस पर ये लोग डिमांड कर रहे थे किस चीज़ की? 50,000 रुपीज़ एंड एक मोटरसाइकिल की, ठीक है। तो उससे परेशान होके, जस्ट बिकॉज हम पे नहीं कर पाए, लड़की ने सुसाइड किया है। अभी देखिए सारे कंटेंट प्रूव हो रहे थे 304B के, डाउरी डेथ के, लेकिन सिर्फ एक चीज़ के कारण कि क्या वो जो डिमांड थी वो डाउरी डिमांड में इंक्लूड होगी या नहीं होगी, इस चीज़ के बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्विट कर दिया। और इस केस में मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, जो हस्बैंड था उसने तो अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ मैं डाउरी डिमांड के केस में, मतलब उसने अपना प्ली गिल्ट कर लिया था, ठीक है। बट पेरेंट्स जो सास ससुर थे उन्होंने आगे अप्लाई किया कि नहीं सर, और उनके वकील ने अच्छी आर्ग्यूमेंट की, जो भी एडवोकेट हैं अच्छा इस चीज़ पे आर्ग्यूमेंट किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पॉइंट को माना। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने कन्विक्ट किया था सभी को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक्विट कर दिया पेरेंट्स इन लॉ को। वहाँ पे वो तो आ ही गए थे। इस पूरे केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें कही हैं, वो आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना आप सबको ये पता होना चाहिए कि डावरी है क्या, डावरी डिमांड क्या माना जाएगा, ठीक है। देखिए जो सेक्शन 2 है डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, यहाँ से डावरी की डेफिनेशन ली जाती है, चाहे केस रिलेटेड हो 304B का या फिर 498 का, दोनों में ही ये बात कर रखी है कि जो डावरी है वो उसको हम कहाँ से ऑप्ट करेंगे, उसकी डेफिनेशन यहाँ से। तो सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डावरी है क्या, ठीक है ना। अगर आपको ये पॉइंट पता होगा तभी तो आप यहाँ पर ये वाले सेक्शन सभी पर लगा पाएंगे, ठीक है। और जब भी डाउरी डेथ का केस आता है, ये सेक्शन 498A एंड 113B इंडियन एविडेंस एक्ट, और इसके मैंने साथ साथ न्यू एक्ट जो आ गए हैं, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दोनों के कोरिस्पॉन्डिंग सेक्शन भी मैंने लगा दिए हैं। जैसे 304 रीड विद हो गया, अभी रीड विद नहीं मतलब अब हो गया 80, ठीक है। 498A हो गया है अभी 85 एंड 113B हो गया अब 118। तो तीनों में इनमें क्लियरली बोल रखा है डाउरी का मतलब हम कहाँ से ऑप्ट करेंगे? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट से। तो सबसे पहले आप डाउरी का मतलब समझिए। डाउरी क्या होता है? डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब आपको पता होगा प्रॉपर्टी में मूवेबल इमूवेबल सब आ जाता है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी हर वो डॉक्यूमेंट जिसको कन्वर्ट किया जा सके प्रॉपर्टी में, ठीक है, जिसके लिए या तो दिया गया है या एग्री टू बी गिवन, या तो हम दे रहे हैं या हम फ्यूचर में एग्री करते हैं कि हम दे देंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है,
वो किससे रिलेटेड हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इन दो चीज़ों से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, किन दो चीज़ों से रिलेटेड होना चाहिए, या तो एक पार्टी ऑफ मैरिज ने दूसरी पार्टी ऑफ मैरिज को दिया है, या पेरेंट्स ने दिया है, एक पार्टी के पेरेंट्स ने दूसरे पार्टी के पेरेंट्स को, या फिर किसी अदर पर्सन को, ठीक है, ऑफ द मैरिज। किस चीज़ के लिए, अब यहाँ पे ये जो कैच है ना, ये इस सेक्शन में प्रूव नहीं हो पाया था, जिसके कारण वो एक्विट हुए। किस चीज़ के लिए, या तो एट द टाइम ऑफ मैरिज, या बिफोर द टाइम ऑफ मैरिज, या एनी टाइम आफ्टर द मैरिज, कनेक्शन, इन कनेक्शन विद द मैरिज। मतलब जो डाउरी, जो भी प्रॉपर्टी दी जा रही है या वैल्यूएबल सिक्योरिटी दी जा रही है, वो किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए, या तो आप मैरिज के टाइम पर दे रहे हो, या पहले दे रहे हो, या बाद में दे रहे हो, इससे मतलब नहीं है, पर वो जो प्रॉपर्टी दी गई है वो इन कनेक्शन विद द मैरिज होनी चाहिए। इन कनेक्शन विद द मैरिज मीन्स कि भाई सीधी सीधी बात है, ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डाउरी डेथ की डेफिनेशन में। अगर ये बात नहीं प्रूव हो रही है तो आप इसको डाउरी डिमांड नहीं कह सकते। अब इस केस में हुआ क्या था, जो भी प्रॉपर्टी मांगी गई थी, देखिए ये रही, ये रही, जो भी प्रॉपर्टी मांगी गई थी वो किस चीज़ के लिए मांगी गई थी, वो प्रॉपर्टी मांगी गई थी बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड के लिए। ठीक है, पूरे केस में कहीं भी ये फैक्ट प्रूव नहीं हो पा रहा था कि जो प्रॉपर्टी हम डिमांड कर रहे हैं इसका कनेक्शन मैरिज से है। समझ गए आप पॉइंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यही बोला कि आप हमें डायरेक्ट कनेक्शन दिखाइए। जैसे कि मैं आपको 3 एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे लड़की की शादी फिक्स कर दी, ठीक है, उसके बाद जो ससुराल वाले हैं वो मांगते हैं डिमांड, वो बोलते हैं कि हमें डाउरी चाहिए, कितनी, जो भी, मतलब जो भी अमाउंट है एट द टाइम ऑफ मैरिज। और वो बोलते हैं अगर आप ये नहीं पे करोगे तो हम मैरिज को ख़त्म कर देंगे। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये इन कनेक्शन विद मैरिज था, ठीक है ना। अगर वो इन कनेक्शन मैरिज, उस केस में कहा जाएगा ये इन कनेक्शन ऑफ मैरिज है। ठीक है, दूसरा केस एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कीजिए लड़की की शादी हो गई है, जैसे ये पहला मैंने दे दिया बिफोर मैरिज, फिर मैं बोल रही हूँ एनी टाइम आफ्टर द मैरिज। आफ्टर मैरिज हम लड़की को परेशान करना शुरू कर देते हैं कि बाइक ला, अदरवाइज हम शादी खत्म कर देंगे, अदरवाइज हम तुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। वो इन कनेक्शन विद मैरिज है, क्योंकि मैरिज पे बात आ जाएगी। ठीक है, या मैरिज को हम सब्सिस्ट ही नहीं करेंगे, या हम तुमसे डाइवोर्स ले लेंगे, या हम तुमको वहाँ छोड़ आएंगे। तो इस केस में ये होता है एट, बिफोर, या फिर एनी टाइम आफ्टर, बट वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, मैरिज से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो वो कहलाता है डाउरी। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। डाउरी में या तो दे दिया गया है या एग्रीमेंट हुआ है फ्यूचर में देने का। ठीक है, ये सारी बातें इंक्लूड आती हैं, पर इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता, डावर, जो कि मुस्लिम में, या फिर महर, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत जिन पे अप्लाई होता है। ये अभी फ़िलहाल हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हम ये चीज़ पे पॉइंट पे डिस्कशन नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं इस बात पे डिस्कशन। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। केस किस चीज़ का लगा था, डाउरी डेथ का केस लगा था। 498A में हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स को सब्जेक्ट टू कर दिया था क्रुएलिटी के लिए, और प्रिजम्पशन रेज हो गई थी 113B में किस चीज़ की, डाउरी डेथ की। अगर 3 इंग्रेडिएंट पूरे होते हैं ना तो फोर्थ कोर्ट शैल प्रिज्यूम कर लेता है कि हाँ डाउरी डेथ हुई होगी। अब अक्यूज पे बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है। तो चलिए इस केस में हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने एक्विट कर दिया है पेरेंट्स इन लॉ को, ये देखिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फैक्टम ऑफ डाउरी डिमांड नहीं प्रूव हो पाया था। कोर्ट ने बोला कि जो अक्यूज है, जो 304B के अंडर IPC में कन्विक्ट हुआ है, क्रुएलिटी एंड हरासमेंट तो उस पर लग जाता है, बट डिमांड ऑफ डाउरी वहाँ पे प्रूव नहीं हो पाया है। ठीक है, केस ऐसा था। अब इस केस में हुआ क्या था, जैसा मैंने आपको बताया, पेरेंट्स ने एलिगेशन लगाए कि भाई उसकी जो बच्चे की डेथ हुई है, डॉटर की, वो डाउरी डिमांड के कारण हुई है। ठीक है, अननेचुरली सर्कमस्टांसेस में हुई है, क्योंकि उन्होंने एलिगेशन क्या लगाए थे, उन्होंने एलिगेशन लगाए थे कि उसको क्रुएलिटी और हरासमेंट उस पर हो रहा था। 50,000 की डिमांड हो रही थी मेल चाइल्ड के बर्थ के टाइम पे।
ठीक है। तो कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा है कि इसकी वजह से, मतलब पार्टी का कहना था कि इसकी वजह से 113B की प्रिजम्पशन रेज हो गई है, और अपीलेंट जो है ट्रायल कोर्ट ने कहा कि उनको ना कन्विक्ट कर दिया गया था 304 और 498 में, और उनको पनिशमेंट भी दे दी गई थी हस्बैंड एंड पेरेंट्स इन लोग को। कितने साल की? 10 साल की पनिशमेंट दे दी गई थी। हाई कोर्ट ने भी उस चीज़ को अपहेल्ड किया था और उनकी पनिशमेंट को ना 7 ईयर रिड्यूस कर दिया था 10 ईयर से। तो ये फैक्ट्स थे, ठीक है। फिर वो गए अपील में और सुप्रीम कोर्ट के पास गए पेरेंट्स इन लॉ। देखिए यहाँ पर हस्बैंड नहीं गया है, पेरेंट्स इन लॉ गए हैं। हस्बैंड ऑफ द डिसीज सर्व आउट सेंटेंस एंड डिड नॉट फाइल अपील। हस्बैंड ने मान लिया, बोला कि ठीक है मैं अब सजा भुगतने को तैयार हूँ, और उसने एप्लीकेशन को, अपील को फाइल नहीं किया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है ना डाउरी डेथ का, सबसे पहली बात तो वो ही प्रूव नहीं हो पा रहा है। हम इसको डाउरी डेथ 304B में तो तब पनिश करें ना जब वो चीज़ जो उन्होंने डिमांड किया वो डाउरी डेथ के एरिया में आती हो, ठीक है। इस केस में कहा गया कि हम जो अपीलेंट की तरफ से है वो आर्ग्यू किया गया कि जो 50,000 रुपीज़ मांगे गए हैं पेरेंट्स इन लॉ की तरफ से, वो मार्क ऑफ सेलिब्रेशन बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड के लिए माने गए हैं, ना कि नॉट इन कनेक्शन विद द मैरिज, ठीक है ना। मैरिज के कनेक्शन से रिलेटेड उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और जितने भी एविडेंसेस प्रूव किए गए उनसे फिर क्लियर हो गया था ये अनजस्टिफिएबल है अक्यू कि उनको कन्विक्ट करें डाउरी डेथ के मामले में, क्योंकि इंग्रेडिएंट ही पूरे नहीं हो रहे हैं, ठीक है। देखिए आगे केस क्या हुआ। डाउरी डेथ को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट होने चाहिए। सबसे पहली बात, डेथ होनी चाहिए वुमेन की, ठीक है। किस लिए? या तो बर्न हो या बॉडीली इंजरी हो या फिर अदर नेचुरल जो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है उसमें ना हुई हो, अदरवाइज देन द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? जो डेथ है वो विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज होनी चाहिए। ये इंग्रेडिएंट पूरा हो रहा है, ये इंग्रेडिएंट पूरा हो रहा है। थर्ड वन, जो डेथ है वो सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी और हरासमेंट में हुई हो, या तो हस्बैंड ने या रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ने। यहाँ पे भी चलो मे बी ये चीज़ भी पूरी हो रही थी, लेकिन वो क्रुएलिटी एंड वो हरासमेंट वो किस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए? डिमांड ऑफ डाउरी से। बट यहाँ पर डिमांड ऑफ डाउरी नहीं था, क्योंकि मैरिज से रिलेटेड चीज़ नहीं मांगी गई थी। कहीं भी ससुर ने, हस्बैंड ने ये नहीं कहा था इतना पैसा लाओ वरना मैरिज ख़त्म कर देंगे या मैरिज के ऊपर बात आएगी, वो सब कुछ नहीं था। कोर्ट ने एक्सेप्ट किया आर्ग्यूमेंट को, ठीक है। जो डिमांड थी वो मेल चाइल्ड के लिए थी, तो ये डिमांड ऑफ डाउरी नहीं थी। दूसरी बात, जब एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये भी है कि जब ना प्रोसिक्यूशन के विटनेस हो रहे थे मदर और उसके रिलेटिव्स को, मतलब लड़की की माता पिता की साइड से जब बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आप मुझे, हमें ना एक डाउट है पेरेंट्स की टेस्टिमनी पे, आप एक बात बताइए कि जब आपकी बेटी आपको बार बार बता रही थी कि मुझसे डाउरी मांगा जा रहा है या मुझसे डिमांड किया जा रहा है, तो आपने क्या एक्शन लिया? पता है उनका रिप्लाई क्या था? पेरेंट्स का रिप्लाई ये था कि हमको लगा ये मजाक चल रहा है, दिस इज़ अ जोक, शादी के इतने दिन बाद कौन डिमांड करता है डाउरी, ठीक है। ये हमको लगा कि ये जोक चल रहा है, और हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाए किस चीज़ को, कि हमारी डॉटर के साथ क्या हो रहा है। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ना बोला कि हमको यहाँ पर सीरियस डाउट आ रहा है आपकी ट्रूथफुलनेस या आपके एलिगेशंस पर। क्यों? आपकी डॉटर है, वो आपको बार बार बता रही है कि पिताजी मेरे साथ ऐसे ऐसे हरासमेंट हो रहा है, क्रूएलिटी हो रहा है, और आपको वो सब मजाक लग रहा है। इट मीन्स कि वैसा कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं आजकल के ज़माने में, अगर उनकी डॉटर के साथ मतलब इतना प्रॉब्लमेटिक चीज़ें चल रही हैं, तो आप खुद समझिए ना वो इतना मतलब इतना प्लेथार्टिक क्यों थे। उसकी डेथ हो गई है, उसने सुसाइड कमिट कर लिया है, अब आप आके केस डाल रही हैं और बोल रही हैं कि डाउरी डिमांड किया जा रहा था, लेकिन जब वो जिंदा थी तब उन पॉइंट्स को आपने कंसीडर ही नहीं किया, आपको लग रहा था ये जोक चल रहा है। दूसरी चीज़ जो, अच्छा अब आपको ना एक चीज़ बड़ी अजीब लगेगी, और यहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने ना डाउरी डिमांड को नहीं माना था, प्रूव नहीं होती बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और कोर्ट ने उन सबको क्या कर दिया था यहाँ पर
एक्विट कर दिया था, सेट असाइड किया उनकी सारी कन्विक्शन को, ठीक है। 304B भी हटा है, 498 भी हटा है, और मान लिया गया है कि क्रूएलिटी वगैरह नहीं हुई थी और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट चीज़ें प्रूव नहीं हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो सस्पिशन रेज हो जाता है, पेरेंट्स भी डाउट में आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि उनसे पूछा गया कि इससे पहले क्या डिमांड हुई थी, नहीं वो नहीं हुई थी। शादी के टाइम पे आपसे डाउरी डिमांड किया गया था, नहीं वहाँ नहीं किया गया। क्या आपसे मतलब जैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चंस किए होंगे, तो जो सस्पिशन रेज हुआ ना वो यहाँ पे हुआ कि भाई उनको लगा कि नहीं, हमको लग रहा है कि ये सब कुछ ना मजाक चल रहा है। उन्होंने खुद ने अपनी डॉटर की टेस्टिमनी को कभी सीरियस लिया ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए हमको लगता है कि आप एलिगेशन फॉल्स लगा रहे हो, ठीक है। ये तो चलो सेकेंडरी चीज़ थी, जो हम इंग्रेडिएंट पढ़ते हैं। अब आपको ये लगेगा कि अच्छा, अगर इन कनेक्शन ऑफ मैरिज इसके अलावा डिमांड की गई है तो वो कहाँ जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो लड़की से मेल चाइल्ड के टाइम पे भी डिमांड तो की ही जा रही थी ना, हरासमेंट तो उसका हो ही रहा था, क्रूएलिटी तो उस पर हो रही थी, बट सिर्फ एक इंग्रेडिएंट कि वो इन कनेक्शन विद मैरिज नहीं था, इसकी वजह से ये डाउरी डिमांड के एरिया से बाहर आ गई। तो ये है क्या, देखिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये नहीं कहा है कि आप अदर सेक्शन में बुक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये जो डिमांड थी ये अनलॉफुल थी, अनजस्टिफाइड थी, इस चीज़ के लिए आपको माफ़ नहीं किया जाएगा। लेकिन जो सेक्शन आप पे लगे हैं उन चीज़ों में आपको सुप्रीम कोर्ट चलता है, आपको पता है क्रिमिनल केसेस में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट चीज़ें प्रूव करनी होती हैं। तो यहाँ पर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आप ये चीज़ प्रूव नहीं कर पाए, इसीलिए आपको यहाँ से हटाया जा रहा है। इट डजेंट मीन कि जो उनकी डिमांड थी वो कहीं से भी जस्टिफिएबल थी। ये कोर्ट का ऑबिटर डिक्टा था, उन्होंने बोला है, ऑब्जर्वेशन में ये दिया है, ठीक है। तो आज का जो ये केस है यहाँ पर एक्विटल हो गया था डिमांड ऑफ डाउरी से, क्योंकि सीधी बात है आपको पहले डाउरी के इंग्रेडिएंट प्रूव करने पड़ेंगे 304B में कन्वर्ट करने के लिए, वो प्रूव हुए नहीं थे क्योंकि बेसिक इंग्रेडिएंट ही कंप्लीट नहीं हो रहे थे, और जो डिमांड थी वो मतलब अनलॉफुल थी, अननेसेसरी थी। तो जो दूसरे सेक्शन बनते हैं वो उन पे लगेंगे, वो नेचुरली कंटिन्यू होंगे। तो आज के केस में, केस का नाम इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर याद कर लीजिए, सूर सिंह एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। बहुत इंपॉर्टेंट केस है प्री के लिए, मेंस के लिए, और जो भी एडवोकेट्स हैं करंट प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सब के लिए भी, क्योंकि आप देखिए डाउरी का केस ना एक बार लग जाता है ना, सीरियसली मतलब अपने क्लाइंट को निकलवा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए ये बहुत सबसे बेस्ट चीज़ है कि सबसे पहले आप अगर कोर्ट में ये ही प्रूव कर देते ना डिमांड ऑफ डाउरी थी ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, केस ही नहीं बचता है, चार्जेस ही नहीं बचेंगे तो फिर आपको क्या प्रूव करना है, फिर तो रिड्यूस हो जाएगा ना चार्जेस, तो आपका सेंटेंस यहाँ पे निकल जाएगा। इसी केस सिर्फ एक चीज़ के लिए देखिए पेरेंट्स इन लॉ को एक्विट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो आज का केस सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई भी चीज़ें अगर आपको लगता है कि हमको नेक्स्ट ये टॉपिक करना है या नेक्स्ट इस टॉपिक पे बात करनी है, तो प्लीज़ कमेंट में बताया कीजिए। थैंक यू।